पढ़े थे ना। यहाँ पर देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर ऑमनिवोरस एनिमल्स। क्या है वो? ऑमनिवोरस है, क्योंकि ये दोनों चीज कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं। और देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, क्या है इनके पास? 9 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आया? यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखते हैं हम, क्या है डायग्राम में, कि ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव डायग्राम। ठीक है ना। इसमें क्या है कि यहाँ माउथ से लेकर नीचे की एनस तक क्या है, एक ही पाइप है। उस पाइप को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये कितना? अबाउट 9 मीटर लंबा है एलिमेंट्री कैनाल का पाइप। समझ में आया? द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विथ मस्कुलर वॉल। ये लंबा ट्यूब है, 9 मीटर लंबा ट्यूब है, जिसका वॉल कैसा है? मसल्स का मस्कुलर वॉल है, यानी जिधर से ये फ्लेक्सिबल है, जिधर से खींचेंगे वो खींचा जाएगा। ठीक है, और इस 9 मीटर वॉल को हमारे स्टमक में ऐसा फिट है जो कि यहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर कर ले, कॉइलिंग की तरह। देखते हैं नेक्स्ट, द मस्कुलर वॉल ऑफ कैनाल कॉन्ट्रैक्ट्स rhythmically in order to push food forward. This is called peristalsis. ठीक है ना। देखिए, ध्यान दीजिए कि ये मस्कुलर वॉल जब हम भोजन करते हैं, यानी माउथ से लेकर एनस तक कनेक्टेड एक पाइप है, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो, अब हम भोजन जब फूडिंग आइटम्स का जब हम इंजेक्शन करते हैं, स्टेप्स वही है। देखिए यहाँ पर पहले देखिए, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। पहला है इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट हो जाएगा एक्सक्रीशन। लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 नंबर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल आउट ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इंजेक्शन में क्या होता है कि जब हम फीडिंग आइटम्स मुंह में लिए तो उसको हमें मुंह में पुश करना है। इस पतले से एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ पर ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, इस फूड पाइप का नाम क्या है? एसोफेगस। हाँ, एसोफेगस लिख देते हैं यहाँ पे, एसोफेगस यानी कि फूड पाइप है ना, फूड पाइप, एसोफेगस इसको कहते हैं। तो ये एसोफेगस पतला सा पाइप है, मस्कुलर पाइप है, तो इसमें भोजन को जाने के लिए उसको भोजन को धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो ये पुश कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। प्रोसेस का नाम है पेरिस्टाल्सिस। और वो जो फोर्स लगता है उसके द्वारा जो मूवमेंट हुआ फूड का, वो कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ में आया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। समझ गए? चलिए उसके बाद देखते हैं कि अब इंजेक्शन जब फूड का हुआ, इंजेक्शन हुआ, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण या पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के कारण वो कहाँ पर पहुंचा? फूड यहाँ पे पहुंचा, स्टमक में। अब सबसे पहले देखते हैं कि माउथ में जब फूड आया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के पहले जो फूड था वो कैसा था? थोड़ा डाइजेस्टेबल था। जब हम स्टार्च के फॉर्म में माउथ में जो आया, यहाँ पर देखते हैं, जो सब्सटेंसेस माउथ में क्या होता है? ध्यान दें, माउथ में होता है सेलाइवरी एमाइलेज। सेलाइवरी एमाइलेज, समझ में आया? माउथ में कौन सा एंजाइम है?
माउथ में सलाइवा है और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, अब आप सोचो कि जो भोजन हम करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो कौन सा फॉर्म में होता है, क्या फॉर्म में होता है, स्टार्च। जब हम खाना खाते हैं वो भोजन कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज जो है माउथ में कौन सा, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, या उसका दूसरा नाम टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं, TYLINE, टाइलिन भी इसको कहते हैं या एमाइलेज भी कहते हैं। तो टाइलिन और एमाइलेज दोनों सेम चीज है। एमाइलेज जो है सलाइवा वाले एमाइलेज जो है वो स्टार्च को उसके छोटे फॉर्म में माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज कैसा है, स्वीट है, थोड़ा स्टार्च का सिंपल फॉर्म है ताकि वो थोड़ा सॉल्युबल हो गया सलाइवा में मिलकर और उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आसानी से हो गया। और हम प्रेशर देकर, किसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे हम इस तरह से किसी को घोटते हैं ना अंदर में पीने खाने के लिए, तो वो एक मूवमेंट होता है, वो एक प्रेशर होता है, हम पाइप पर प्रेशर देते हैं, तो इस तरह से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब उसके बाद यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ से सलाइवरी एमाइलेज लेकर थोड़ा पुश किया गया भोजन को, मूवमेंट कराया गया और वो चलाया स्टमक में चलाया। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में खाना करीब 2 से 3 घंटे तक रहता है, 2 से 3 आवर्स तक खाना स्टमक में रहता है, ठीक है। स्टमक क्या है, एक बैग है जो खाने को जमा करते जाएंगे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करके वो खाने को जमा करते जाएंगे कॉर्ड के रूप में। तो ये यहाँ पे खाना 2-4 घंटे, 2 से 3 घंटे तक रहता है। और ये स्टमक में क्या होता है, स्टमक में कौन सा चीज होता है, देखते हैं, पेप्सिन होता है। स्टमक में प्रोटीन को, पहले बार क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट पच के डाइजेस्ट होकर के माल्टोज में चेंज हुआ, ठीक है। अब माल्टोज के रूप में नीचे आया, लेकिन उसमें जो प्रोटीन था वो प्रोटीन को पचाना जरूरी है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, हेवी फॉर्म में है, ठीक है। तो प्रोटीन को स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। क्या होता है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या है, एंजाइम्स है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, समझ में आया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। अब देखते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या होता है, अब यहाँ पर इसके बाद प्रोटीन जो थोड़ा डाइजेस्ट फूड हो गया, हमारे अंदर फूड 3 स्टेप में डाइजेशन होता है, पहला माउथ में, दूसरा स्टमक में और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में हो गया थोड़ा सा डाइजेस्ट एमाइलेज के कारण, सलाइवरी एमाइलेज के कारण। अब स्टमक में हो रहा है, तो स्टमक में पेप्सिन, देखते हैं स्टमक में क्या होता है कि पेप्सिन, इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, 3 चीज होते हैं। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है क्या, कि दूसरा होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। और तीसरा होता है म्यूकस विच इज स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो ये पेप्सिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है कि इस यहाँ के एनवायरनमेंट को एसिडिक रखता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्या रखता है, एसिडिक रखता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, 3 चीज होते हैं, एक पेप्सिन था, एक क्या है पेप्सिन। स्टमक में क्या है, स्टमक दिख रहा है, दिख रहा ना, ठीक है। स्टमक में पेप्सिन है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और तीसरा म्यूकस है, 3 चीज है। तो इस पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस किया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उसके मीडियम को एसिडिक रखा, और बाहर से अब आ गया भोजन में, भोजन के साथ कुछ भी जर्म्स आ रहे हो
फॉरेन जर्म्स, तो फॉरेन जर्म्स को भी वो खत्म कर देता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोचो कितना पावरफुल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, बहुत इसमें पावर है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड दो काम करता है, एक काम तो फर्स्ट काम वो मीडियम स्टमक के मीडियम को एसिडिक रखता है, दूसरे जर्म्स को भी मारता है। तीसरा देखते हैं कि म्यूकस होता है। थर्ड चीज क्या होता है, म्यूकस। समझ में आया म्यूकस? तो म्यूकस क्या है कि म्यूकस चिपचिपा चीज है, स्टिकी चीज है, वो इसके स्टमक के वाल से चिपका हुआ रहता है, ताकि आप सोचो कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना ज्वलनशील होगा, कितना कॉरोसिव होगा, ठीक है ना। तो वो क्या वो बाहर में अगर HCl रहे या सल्फ्यूरिक एसिड रहे या नाइट्रिक एसिड रहे, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सोचो कि बाहर में सल्फ्यूरिक एसिड को किसी के फेस पर डाल देते हैं तो कितना फेस जल जाता है, उसी तरह से ये भी कितना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर